मोबाइल के ज़माने वाले लोग लैंडलाइन की स्ट्रगल वाली लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, पुराने विचारों वाले किसी ससुराल में आज भी लैंडलाइन हो तो? रमा और मीरा दोनों देवरानी जिठानी होती है। दिन भर ससुराल के काम के बाद शाम का वक्त होता जब दोनों का मायके से फ़ोन आता है। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने ना आज जलेबी बनाई थी। अच्छा, कैसे बनती है? माँ, वो ना पहले मैदा लेते हैं और अब पूरी जलेबी रमा फ़ोन पर ही कैसे बनती है ये अपनी माँ को बताती है। उसकी लंबी लंबी बातों से मीरा परेशान रहती। परेशान होकर वो कहती है, हर कोई कहता है कि आपका फ़ोन तो व्यस्त ही रहता है। क्या है, घर में एक फ़ोन है, उस पर भी रमा भाभी सारा दिन अपने मायके में लगी रहती है। मेरा भी तो जी करता है ना कि घर में बात करूं, लेकिन कैसे करूं? ये तो भाभी का शुरू से ही है। फ़ोन पर बात करती है तो भूल ही जाती है कि घर के और भी काम है, या फिर कोई और भी तो फ़ोन कर रहा होगा। उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं क्या करूं? पता है पापा की तबीयत खराब थी। भाभी को पता था कि मेरे मायके से फ़ोन आने वाला है, लेकिन फिर भी सारा दिन लगी रहती है फ़ोन पर। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या करोगे बोलो? मेरे लिए दूसरी लाइन लगवा दोगे? वो भी तो तुम नहीं कर सकते हो। अरे, दूसरी लाइन नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन इसी की एक लाइन तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। फ़ोन जैसे ही बजे उठा लेना, भाभी को पता भी नहीं चलेगा, और फ़ोन तुम बिज़ी रखना अपने घर वालों से। क्यों, सही है ना? बीवी को पति की बात सही लगती है। रात के अंधेरे में मीरा का पति तार बिछाकर ड्राइंग रूम वाले फ़ोन की एक लाइन बीवी के कमरे में लगा देता है। समझ रहे ना, मतलब जैसे ही फ़ोन आए मीरा फ़ोन उठा लेगी। फिर रमा कितना भी चाले फ़ोन बिजी ही रहेगा जब तक मीरा बात ना कर ले। अगली सुबह, क्या बात है जी, पता है आज सुबह सुबह जैसे ही बेल बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। मम्मी का फ़ोन था, इतनी देर बाद करी मैंने। उधर रमा परेशान कि ये हो क्या रहा है, जब देखो फ़ोन बिजी। अरे, फ़ोन की लाइन में कुछ खराबी तो नहीं है ना? जी सुनिए ना, टाइम पास ही नहीं होता। न जाने फ़ोन को क्या हो गया है, हर वक्त लाइन बिजी रहती है। हाँ, तो बात ही इतनी करती हो तुम अपने घर में, तो लाइन तो बिजी रहेगी ना। कहने को जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। पता है, किसी को वक्त ही नहीं मिलता फ़ोन पर बात करने का। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बिजी नहीं रखा फ़ोन को। फिर कौन फ़ोन पर बिजी रहता है? कैसे कोई रहेगा, फ़ोन तो तुम्हारे सामने है। रमा भी देखती है कि भाई फ़ोन तो सामने है, फिर फ़ोन कौन बिजी रख रहा है? फ़ोन बिजी चल रहा है। टाइम पास करने के लिए एक काम करती हूँ, मीरा के कमरे में चली जाती हूँ, उसी से गप्पे लगा लेती हूँ। रमा मीरा के कमरे में जाती है तो उसे मीरा की आवाज़ आती है। और क्या माँ, मैंने तो अपना कमरा बंद कर लिया है। अब किसी को पता ही नहीं कि अंदर मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, फिर सो जाऊँगी। तभी रमा दरवाज़ा खटखटाती है। मीरा, ओ मीरा, किससे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ आई है क्या? अब मीरा डर जाती है, जल्दी से फ़ोन के ऊपर तौलिया डालकर दरवाज़ा खोलती है। किससे बात कर रही थी मीरा? तुम्हारी माँ आई है क्या? नहीं, मैं किससे बात कर रही थी? किसी से तो नहीं। नहीं, आवाज़ आ रही थी। तुम अपनी माँ को कुछ कह रही थी कि यही ना कि मैं ऐश कर रही हूँ। मैं काम करके कमरे में आई हूँ, आपसे बात करूँगी और फिर सो जाऊँगी, यही सुना होगा। हाँ, यही सुना। तो किससे बोल रही थी तुम? माँ तो नहीं दिख रही तुम्हारी। क्या है ना दीदी, ये मेरा सपना है कि मेरे कमरे में फ़ोन की लाइन हो, बस लेट कर मैं सारा दिन अपने मायके में बातें करूं। तो वही सपना कहते हैं ना, रोज़ रोज़ बोलने से एक दिन तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे आप मेरे कमरे में कैसे? पता नहीं मीरा, सारा दिन फ़ोन की लाइन बिजी रहती है, घर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा चलो तुमसे बात कर लेती हूँ अब सारा दिन। हाँ भाभी, क्यों नहीं। लेकिन वो क्या है ना, मेरे सोने का वक्त हो रहा है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। नहीं तो फिर रात का खाना बन नहीं पाएगा ना। आराम करना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आराम कर लो, कम से कम खाना तो बना लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं।
लेकिन कहते ना, चोरी कितनी देर चलेगी। अचानक मीरा के कमरे का लैंडलाइन बोल पड़ता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ, अरे ये क्या, फोन के बजने की आवाज तेरे कमरे से कैसे? वो क्या है ना भाभी, मैं ही तो आवाज़ मुंह से निकाल रही थी। ये देखो, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी, प्लीज़। रमा को कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। फ़ोन लगा है नीचे और आवाज़ आ रही है मीरा के कमरे से। रमा रात को पति को सारी बात बताती है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, छोटा ऐसा नहीं करेगा। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। रमा का पति अपने छोटे भाई यानी कि मीरा के पति से बात करता है। हाँ भाई, सुना तूने अपने कमरे में फ़ोन की लाइन लगवा ली है। अब बिल आएगा तो तू ही भरना, ठीक है? कैसी बात कर रहे भैया, मैं क्यों अपने कमरे में लाइन लूँगा लैंडलाइन का? हम घर में रहते हैं, कोई होटल थोड़ी ना है, क्यों? चलता हूँ मैं। मीरा, तू नीचे है ना, यहीं रुक, मैं ज़रा देखूँ लाइन बिज़ी है कि नहीं। अब मीरा डर जाती है कि अगर रमा को ये पता लग गया कि उसके कमरे में फ़ोन लगा है और जब वो नीचे होती है तभी फ़ोन बिज़ी नहीं रहता, तो सारा का सारा बिल उसे ही भरना पड़ेगा। वहीं रमा फ़ोन उठाती है तो लाइन फिर भी बिज़ी रहती है। क्या हुआ दीदी, फ़ोन लग रहा है ना? रमा मीरा की ओर घूर कर देखती है। नहीं लग रहा है। मीरा चैन की सांस लेती है। फालतू ना आप शक करिए दीदी, मैंने कहा तो, मैं खुद ही मुंह से आवाज़ निकाल लेती हूँ फ़ोन की घंटी की। हाँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। देखो। फ़ोन का स्यापा घर में बढ़ता ही जा रहा था। देवरानी जेठानी के बीच एक और जहाँ मीरा के मायके के मोहल्ले में कुत्ते ने किसी को काट भी लिया हो तो ये भी मीरा को पता होता था, और वहीं रमा को तो उसके माँ बाप से भी बात किए हफ्ता हो जाता था। रमा का पति उसकी हालत देख रहा था। फिर वो एक दिन फ़ोन वालों को घर ले आता है। देखो भैया, हम लोगों के घर का फ़ोन पता नहीं क्यों बिज़ी रहता है, ना कोई फ़ोन करता है ना कुछ। अब बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे, साफ साफ बात है। देखिए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों के घर का फ़ोन बिज़ी रहे और बात कोई और कर रहा हो, हैं? मैं ना एक काम करता हूँ, इसकी सारी लाइन जोड़ देता हूँ, जो भी हो पकड़ा जाएगा, क्यों? हाँ, ये कर दो, कम से कम पता तो चले कि कौन है। अब पकड़ा जाएगा चोर। कौन है जो सारा दिन फ़ोन पर लगा रहता है? ठीक किया जी आपने। अब क्या था, रमा के फ़ोन की लाइन मीरा के कमरे की लाइन से जुड़ जाती है और फिर आगे। चलो ज़रा भाई से बात करती हूँ, कल रक्षाबंधन है, पूछूँ तो वो आएगा या मैं आऊँ? वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। रमा डायरी से नंबर लेकर फ़ोन करने के लिए जैसे ही लैंडलाइन का फ़ोन उठाती है वैसे ही उधर से आवाज़ आ रही होती है। हाँ भैया, मैं आऊँगी ना रक्षाबंधन में, क्यों परेशान हो रहे हो? रमा है ना, वो देखेगी ननदों को। अब ननदों की रक्षाबंधन के चक्कर मैं थोड़ी ना अपना रक्षाबंधन खराब करूँगी भैया। रमा के कान में मीरा की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाती है। ओके, तो मेरा शक सही निकला। मीरा ने कमरे में फ़ोन लगा रखा है, सारा दिन उसी फ़ोन में लगी रहती है। वैसे तो मैं अभी इसको सही कर दूँ, लेकिन इसके राज अब ऐसे ही पता चलेंगे। रमा तुरंत कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके मायके चली जाती है। एक चिट्ठी लिखकर फ़ोन के नीचे रख जाती है। मीरा जब नीचे आती है तो सामने चिट्ठी देखती है। ये क्या, दीदी मायके चली गई? लिखा है इमरजेंसी है, कल रक्षाबंधन मना कर आऊँगी। अब मैं कैसे मायके जाऊँगी? नाना तो सुबह सुबह ही आ जाएंगी। ऐसे ही अब रमा फ़ोन उठाकर मीरा की सारी बातें सुन लिया करती। इसकी सारी जानकारी अब रमा के पास रहती और वो उससे मीरा के प्लान पर पानी फेरती रहती। तो लैंडलाइन की कहानी इतनी ही। मीरा को फ़ोन तो मिल गया, लेकिन उसके सारे राज अब रमा के पास रहते। अंजलि रेनू की इकलौती बहू है। रेनू जो कि बिल्कुल सीधी सादी और पुराने ज़माने की औरत है, जिसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मोबाइल की दूर दूर तक कोई समझ नहीं है। रेनू और अंजलि का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। ये देखकर सभी लोग उनसे जलते भी बहुत है। एक रोज़ रेनू अंजलि से कहती है, बहू,
तुम दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती हो? विवेक भी फ़ोन में घुसा रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? फ़ोन के दो ही तो काम है, एक फ़ोन लगाओ और दूसरा काटो। हंसते हुए अंजलि कहती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है, एक बार आप भी फ़ोन चलाने लगोगी ना तो आपको भी इसकी लत लग जाएगी। अरे ना बाबा ना, मुझे तो इन सब से दूर ही रखो, मैं तो ऐसे ही भली हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आजकल के ज़माने में ये सब सीखना ज़रूरी है, मैं आपको सिखाऊंगी। अगले दिन अंजलि बाजार से नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाती है और अपनी सास को देती है। मम्मी जी ये आपके लिए, इसमें मैंने कुछ लोगों के नंबर सेव कर दी है जिससे आप हमेशा बातें करती रहती हैं। अरे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बहू, मैं तुम लोगों के फ़ोन से ही बातें कर लूँगी ना। क्या मम्मी जी? रुकिए मैं अभी आपको सिखाती हूँ। अंजलि मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप और यूट्यूब चालू कर देती है और कहती है, ये देखिए मम्मी जी, ये व्हाट्सएप ऐप है, इसमें फ़ोन जैसा बना है ना, उसे दबाने से ये चालू हो जाता है। इस पर सबकी फ़ोटो स्टेटस सब आएगा। इसमें फ़ोटो भी आती है? मम्मी जी, जिन लोगों को आप इतने दूर से देख नहीं सकती ना, उन लोगों को आप वीडियो कॉल कर सकती हैं। और ये यूट्यूब पे आप अपनी मनपसंद पुरानी पिक्चर भी देख सकती हैं। अंजलि रेनू को फ़ोन देकर चली जाती है और अंजलि दिन भर मोबाइल को देखती रहती है। कभी कुछ तो कभी कुछ करती रहती है। यह मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है, दूर बैठे अपनों से बात हो जाती है और यूट्यूब पर तो मैं कितना कुछ देख सकती हूँ। अब दिन भर रेनू यूट्यूब चलाती रहती और माइक ऑन करके कहती, राजेश खन्ना के गाने। रेनू वॉइस सर्च ऑन करके उसमें बार बार बोलती है, लेकिन गाने नहीं आते। तब उसे गुस्सा आने लगता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को, लगता है मुझे ख़राब फ़ोन दिया है। ए बहू बहू! हाँ हाँ आई मम्मी जी। अंजलि रेनू के पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे पुराना फ़ोन दे दिया, चलता ही नहीं है। अरे कुछ कुछ अपने आप आ जाता है, पर मैं कहती हूँ तो नहीं आता। अरे कितनी देर से मैं इसमें राजेश खन्ना के गाने बोल रही हूँ, लेकिन उसकी जगह देखो कुछ और ही आ रहा है। अंजलि हंसने लगती है। मम्मी जी, आपका फ़ोन नया है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये वॉइस सर्च वाला बटन दबाती है ना, तब इसमें लिसनिंग आएगा यहाँ पर, तब आपको बोलना है, उसके पहले नहीं बोलना। अच्छा रुक, करना दे मुझे, देख मैं ना तुझे एक बार करके दिखाती हूँ। रेनू वैसा ही करती है जैसा अंजलि बताती है और राजेश खन्ना के गाने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो हो गया। अच्छा बहू, जैसा सब व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं ना, वैसा मुझे भी लगाना सिखाना, मैं भी रोज़ रोज़ लगाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सीखने का कितना इंटरेस्ट है। अंजलि रेनू को स्टेटस लगाना सिखाती है। रेनू अब रोज़ नए नए स्टेटस लगाने लगती है और एक दिन उसका नेट पैक ख़त्म हो जाता है और उसके व्हाट्सएप पर ना किसी का स्टेटस डाउनलोड हो पाता है, ना ही वो कोई स्टेटस डाल पाती है। अरे पता नहीं क्या हो जाता है मेरे फ़ोन को। वो अंजलि के पास जाती है। अरे बहू देखना फ़ोन में क्या हो गया, मुझे कोई दूसरा फ़ोन दे दे, रोज़ रोज़ इसमें कुछ ना होता ही रहता है। अंजलि फ़ोन चेक करके कहती है, मम्मी जी, आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, बस नेट पैक ख़त्म हो गया है। अच्छा तो रिचार्ज करवा दे। मम्मी जी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, शाम को ये आएंगे ना तब कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई, अपने अकाउंट में पैसे रखने चाहिए ना। अब शाम तक विवेक का इंतज़ार करो। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ। अब यह क्या होता है? मम्मी जी, मेरे हॉटस्पॉट ऑन करने से आपका नेट चलने लगेगा। मैं आपके फ़ोन में वाईफाई ऑन कर देती हूँ, आप नेट जोड़ लीजिए। अंजलि हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट कर देती है और रेनू का नेट चलने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। अब मैं चला पाऊँगी मेरा फ़ोन। बस मम्मी जी, ज़्यादा दूर होने से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अरे तुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, तू अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़ दे। अंजलि अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़ देती है। रेनू एक छोटे बच्चे की तरह अंजलि के फ़ोन के पास ही बैठी रहती है और अपना फ़ोन चलाती रहती है। थोड़ी देर में अंजलि को एक कॉल आता है और वो फ़ोन उठा लेती है। अंजलि की कॉल उठाते ही रेनू का नेट काम करना बंद कर देता है। रेनू अब अंजलि के आगे पीछे घूमने लगती है।
अरे बहू मेरा फ़ोन नहीं चल रहा, तू रखना अपना फ़ोन, बाद में बात कर लेना। मम्मी जी ये ज़रूरी कॉल है, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना। रेनू मुंह बनाकर अंजलि को बार बार फ़ोन रखने के इशारे करती रहती है। अब रेनू की हरकतों से अंजलि को चिड़चिड़ापन लगने लगता है। वो फ़ोन रखकर कहती है, अब ये ना मम्मी जी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस तरह से तो मैं अपना ही फ़ोन कभी यूज़ नहीं कर पाऊँगी। जैसे ही शाम को विवेक घर आता है, अंजलि उससे कहती है, पहले ना मम्मी जी के नंबर पर रिचार्ज कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। मम्मी जी मेरा फ़ोन यूज़ करने ही नहीं देती, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? जब मैं मना कर रहा था तब तो तुम्हें सिखाना था अपनी सास को, अब और सिखाओ सास को फ़ोन चलाना। अब तुम भी मुझे ताने मारो, अरे रिचार्ज करो ना जल्दी। विवेक रेनू के फ़ोन में रिचार्ज कर देता है और अंजलि अपना फ़ोन लेते हुए रेनू से कहती है, मम्मी जी आपके फ़ोन में रिचार्ज हो गया है, अब आप आराम से अपना फ़ोन चलाइए। अरे बहू मेरे रिचार्ज का डेट ना याद कर लेना और ख़त्म होने से पहले रिचार्ज करवा देना। रेनू देर रात तक फ़ोन चलाती रहती है। 12 बजे विवेक उठता है तो देखता है कि रेनू जगी है और फ़ोन चला रही है। वो जाकर रेनू से कहता है, मम्मी सो जाओ, अब ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो मुझे फ़ोन दो, सो जाओ चलो। अच्छा, और खुद जब तुम लोग पूरा पूरा दिन फ़ोन चलाते हो तब ठीक है, मेरे फ़ोन चलाने से सबको दिक्कत हो रही है। मेरा फ़ोन चलाना सबको खटक रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी, तुम भूतों की मूवी देख रही हो, रात को डर जाओगी इसलिए मैंने कहा। अरे मैं कुछ नहीं डरूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम नहीं समझे, जाओ सो जाओ तुम। विवेक अंजलि से कहता है, तुम्हें मम्मी को ना फ़ोन सिखाना ही नहीं चाहिए था, अब झेलो तो। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही रेनू अंजलि से कहती है, बहू जो तुम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हो वह कैसे मंगवाते हो, मुझे भी सीखना है। अब मम्मी जी मैं भी काम कर रही हूँ, बाद में सिखा दूँगी, अभी तो बस सुबह हुई ही है। हाँ मेरे काम में तो यही बोलेंगे ना सब, सुबह उठते ही अपना ऑर्डर देना होता है रोज, तब कुछ नहीं। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है, आज मैंने ही सिखाया सब और मुझे ही सुना रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब चाय पी रहे होते हैं, रेनू अपना फ़ोन अंजलि के आगे कर देती है। मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखना है ताकि मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं। मुझे जब जो मन करेगा ऑर्डर कर लूँगी, तुम लोगों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी सिखाती हूँ। अंजलि रेनू को ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा देती है और रेनू पूरा दिन ऑर्डर करने की ट्राई करती रहती है और बार बार अंजलि को परेशान करती रहती है। अरे तूने यह कैसे किया था, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? इतनी बार तो बता दिया मम्मी जी, मुझे बार बार काम करते वक्त बताने में डिस्टर्ब होता है। रेनू पूरा दिन अंजलि को परेशान करती है। तब अंजलि खुद से कहती है, विवेक ठीक ही कहता है, और सिखाओ सास को, मम्मी जी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मम्मी जी देखिए ये लास्ट बार मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। अंजलि रेनू को समझा देती है। फिर रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं, रेनू अपने फ़ोन में लगी रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऑर्डर करती रहती है। इतने में ही उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है और उसके फ़ोन का टेम्पर चूर चूर हो जाता है। अपना फ़ोन टूटा देखकर रेनू के आंसू बहने लगते हैं। मुझे सस्ता फ़ोन ला के दिया है, एक बार गिरते ही इसका स्क्रीन चूर चूर हो गया। विवेक उठता है और फ़ोन का टेम्पर हटाकर रेनू के हाथों में रख देता है। मम्मी फ़ोन टूटा नहीं है, बस टेम्पर गया था। अब की बहू ने आपको सब कुछ सिखाया है लेकिन ये सिखाना भूल गई। रेनू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मेरी बहू ने मुझे सब कुछ सिखाया है, ऐसा तो कोई सिखा भी नहीं सकता। हाँ अब नहीं कहोगे ना विवेक, सास को और सिखाओ। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं कहूँगा आपसे। इतने में ही रेनू बोल पड़ती है, ए बहू मुझे वो रील्स बनाना सिखा देना। विवेक और अंजलि अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और विवेक कहता है, अब कुछ मत सिखाओ मम्मी को। अर्चना रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी उसे अपने पास के पड़ोस के घर से लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है और अर्चना जल्दी से खाना बनाना छोड़कर खिड़की से झांकने लगती है। अपनी बहू को इस तरह से दूसरों के घरों में झांकता देख निशा उसके कान पकड़कर कहती है, किचन में खाने को गैस पर रखकर तू यहाँ खिड़की से क्या ताक झांक कर रही है? माँ जी मैं तो किचन में खाना ही बना रही थी, पर अपने पड़ोसी है ही इतने लड़ाकू
कि मैं चाहकर भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। अब देखो ना कैसे कल्याणी आंटी अपनी बहू को खरी खोटी सुना रही है। अरे अब क्या कर दिया उसकी बहू ने जो कल्याणी बहन उस पर इतना भड़क रही है? माँ जी, अब आप तो जानती हो ना कल्याणी आंटी कितनी कंजूस है, और उनकी बहू एक नंबर की लुटेरी। उनकी बहू फिर से शॉपिंग करके आ गई। बस इसी बात पर कल्याणी आंटी उन पर बरस रही है। कल्याणी बहन अपनी बहू के ऊपर क्यों भड़क रही है, ये बात तुझे कैसे पता? माँ जी, अब तो जानती हो ना मैं भले ही रहती हूँ इस घर में हूँ, पर मेरे कान तो रहते हैं पड़ोसियों के घर में। किसके घर में क्या हो रहा है, किस बात पर लड़ाई हो रही है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। मुझे ना हर घर की खबर रहती है। बहू तो फिर अपना एक कान इस घर में भी रखा कर, क्योंकि मेरा गला सूख जाता है तुझे आवाज लगाते लगाते। पता नहीं कैसे निकम्मी काम चोर बहू मिली है मुझे, कान लगाकर दूसरों के घरों के भेद पता करती रहती है। इस तरह से निशा वहाँ से चली जाती है। अर्चना हंसते हुए एक बार फिर से खिड़की से झांकने लगती है और कान लगाकर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है पता करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अर्चना मार्केट से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में पास की पड़ोसन विमला मिल जाती है। विमला अर्चना को देखकर उससे कहती है, अरे अर्चना, तुम तो ससुराल में ही हो, पर उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो तुम्हारी सास ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम अपने मायके गई हो? क्या विमला, तुम तो जानती हो माँ जी को, उन्हें मजाक करने की आदत है। उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। जानबूझकर माँ जी ने विमला से झूठ कहा ताकि विमला मुझसे मिल ना सके, और माँ जी नहीं चाहती थी कि कल्याणी आंटी के घर की बात मैं विमला से करूं। पर कोई बात ना माँ जी, हम दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। उस दिन क्या हुआ ये बात तो मैं विमला को बता कर रहूँगी। वो तो है अर्चना, पर क्या तुम जानती हो, अभी कुछ दिन पहले कल्याणी आंटी अपनी बहू पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। पता नहीं उनके घर में ऐसा क्या हुआ जो कल्याणी आंटी ने अपनी बहू का सामान घर से बाहर फेंक दिया। क्या विमला, तुम ना सच में एक नंबर की बेवकूफ़ हो। अरे तुम जानती हो ना कल्याणी आंटी की आदत, छोटी छोटी बात को कैसे लंबा खींचती है। उस दिन उनकी बहू ना शॉपिंग करके आई थी, घर में जितने भी पैसे थे सारे उड़ा दिए उस पागल लड़की ने। बस इसी के चलते कल्याणी आंटी ने उसके लाए सारे सामान को घर से बाहर फेंक दिया ताकि वो ये गलती दोबारा ना करे। इस तरह से अर्चना और विमला बात करती हुई जा रही थी, लेकिन ये सब कुछ एक बार फिर से निशा देख लेती है। जब अर्चना घर आती है तो निशा कहती है, बहू, मैंने देखा आज तू रास्ते में किस तरह से कल्याणी बहन के घर में हुई लड़ाई के बारे में अपनी सहेली विमला को बता रही थी। देख बहू, अगर तूने अपनी आदत नहीं सुधारी ना, तो जैसे कल्याणी बहू ने अपनी बहू के लाए हुए सामान को घर से बाहर निकाल फेंका था, वैसे ही मैं तुझे इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। निशा इस तरह अपनी बहू को धमकाकर वहाँ से चली जाती है, पर अर्चना वो तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अर्चना छत पर खड़ी होकर अपनी सहेली विमला से बात करते हुए कहती है, विमला बहन, तुम्हारे लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सच में ब्रेकिंग न्यूज़? अरे फिर इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से बताओ ना। कल ना रात को शर्मा जी के घर में धुआंधार बहस हो रही थी। हाँ, पर वो क्यों? मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था। शर्मा जी के बहू बेटे उनसे अलग होना चाहते हैं। शर्मा जी की बहू कह रही थी अब उनसे और सेवा नहीं की जाती, इसीलिए अब वो शर्मा जी से अलग रहना चाहते हैं, और तो और उनसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी मांग रहे थे। अच्छा, फिर शर्मा अंकल ने क्या कहा? बेचारे शर्मा अंकल क्या कहेंगे, उनके पास बेटे बहू के अलावा है ही कौन। मान गए उनकी बात। आजकल में उनके बेटे बहू अपना हिस्सा लेकर इस शहर से दूर चले जाएंगे। मुझे तो सच में शर्मा अंकल पर बहुत तरस आ रहा है। अकेले कैसे रहेंगे बेचारे। वैसे जो भी कहो अर्चना, तेरे कान सच में बहुत तेज है। तुझे ना हर घर की खबर मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से। मुझसे कोई खबर छुपी नहीं रह सकती विमला, क्योंकि मेरे कान पड़ोसियों के घर में ही रहते हैं। इस तरह एक बार फिर अर्चना विमला के साथ हंस हंस कर बातें करने लगती है। ये सब देखकर निशा को अर्चना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। जब विमला वहाँ से चली जाती है तो निशा अर्चना से कहती है, बहू,
दूसरों के घर का तमाशा बनाना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि कभी तेरा ही तमाशा बन जाए। जैसे आज तू पड़ोसियों के घर में ताक झांक करके उनके घर में क्या हो रहा है इस बात का पता लगाती रहती है। कभी कोई तेरे साथ भी ऐसा ही ना कर दे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही बताइए। हमारी गली में जितने भी घर हैं वो सब इतने ज़ोर से लड़ते हैं कि ना चाहती हूँ भी उनके घर में हो रही बातें मेरे कानों में आ ही जाती है और मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। मैं क्या करूँ? अर्चना अपनी सास को इस तरह से जवाब देकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला की लड़ाई उसके पति से होती है। अगली सुबह जब विमला और अर्चना मिलती हैं तो अर्चना विमला का मजाक बनाते हुए कहती है, क्या विमला, तू बेकार में ना अपने पति से हमेशा रात को लड़ती है। अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि तेरी मोटी बुद्धि है, तेरे बस की नहीं है घर चलाना, इसीलिए तो तेरे पति तेरे हाथों में पैसा नहीं देना चाहते। जब अर्चना विमला से उसके ही घर की बातें करती है तो विमला को अर्चना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। विमला अर्चना से लड़कर वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, जैसे आज इस अर्चना की बच्ची ने सबके सामने मेरा मजाक बनाया, मेरे घर की बात पड़ोसियों को बताई, वैसे ही एक दिन जब इसके घर में लड़ाई होगी ना, तब मैं इसके घर की बात पड़ोसियों को बताऊंगी। अब मैं भी इसी की तरह घर का सारा काम छोड़ के घर में क्या हो रहा है ये पता लगाऊंगी। इस तरह से विमला अब अर्चना से बात करना बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्चना की इस हरकतों से परेशान होकर निशा और अर्चना के बीच में बहुत गंदी लड़ाई होती है। गुस्से में आकर निशा अर्चना पर हाथ उठा देती है। तभी वहाँ विमला आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। जब ये बात अर्चना को पता चलती है कि उसके घर की बात तो पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और निशा अर्चना से कहती है, क्या हुआ बहू, मोहल्ले में सबको पता चल गया ना कि हमारे घर में किस बात पर लड़ाई हुई थी और मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था। जी माँ जी। देखा बहू, जैसे आज तुझे बुरा लग रहा है वैसे ही बाकियों को भी बुरा लगता है जब तू उनके घर की बात दूसरों के सामने लाती है। अब मोहल्ले वाले ही तो नहीं मानेंगे कि मैंने तुझे अपनी बेटी माना, इसलिए थप्पड़ लगाया कि तू अपनी हरकतों से बाज आ सके। अब मोहल्ला तो यही बात करेगा कि तूने ही कुछ किया होगा, तेरी ही कोई गलती होगी। यही चीज़ बहू मैं तुझे कब से समझा रही थी, इसीलिए तो तुझसे कहती थी कि दूसरों के घर में ताक झांक करना बंद कर दे और अपने घर को संभाल। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज तुझे यह दिन ना देखना पड़ता। जब मोहल्ले के लोग अर्चना पर हंसते हैं तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी सास की बात समझ में आती है, जिसके बाद अर्चना अपने पड़ोसी के घरों की बातें कान लगाकर सुनना बंद कर देती है और अपने घर से ही मतलब रखती है।